सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अब तक हमने ये जाना कि विभिन्न क्षेत्रों को अगर हम देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो हमने देखा कि लगातार पिछले कई वर्षों से सेवा क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है या सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। अब हम सेवा क्षेत्र की भूमिका के बारे में जानेंगे कि सेवा क्षेत्र क्या रोल प्ले करता है बिहार की और भारत की अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहला जो इसका रोल है वो है कि रोजगार का सृजन करता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सेवा क्षेत्र का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है वैसे वैसे रोजगार बढ़ता चला जा रहा है। नए नए रोजगार के अवसर आ रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन हैं, इन सब से संबंधित टूरिज्म है या बैंकिंग है, इन सब से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, नए नए अवसर आ रहे हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि समृद्ध मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी क्या होता है? मानव मीन्स ह्यूमन, और पूंजी यानी कि जब मानव को ही हम पूंजी में कन्वर्ट कर दें, तो मानव या मानवीय संसाधन पूंजी में कब कन्वर्ट होता है? जब हम किसी व्यक्ति के अंतर्गत हुनर, स्किल्स डेवलप कर देते हैं, तो उसके अंदर प्रशिक्षण के माध्यम से कुछ टेक्निकल अगर हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं तो उसके अंदर स्किल डेवलप हो जाती हैं, कुशलताएं आ जाती हैं, जिनके माध्यम से जितना जब वो अकुशल था यानी लेमैन था, उसको एजुकेशन नहीं थी, उसके पास प्रशिक्षण उसको नहीं मिला था, तब उसको जितनी इनकम होती थी या उसके कार्य के बदले उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता था वह बहुत कम होता था। लेकिन यही अगर उसी व्यक्ति को अगर हम ट्रेन कर दें किसी चीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल बढ़ई है, कारपेंटर, अगर वो कारपेंट्री के क्षेत्र में अगर उसको ट्रेन कर दिया जाए कि इस तरीके से चेयर्स बनती हैं, टेबल्स बनती हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी इनकम और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो अगर हम किसी व्यक्ति में कुशलताएं, स्किल्स डेवलप कर देते हैं प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से, तो क्या होता है, वह मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाता है। और जो सेवा क्षेत्र है हमारा, जो सर्विस सेक्टर है, वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं जनता को दे रहा है, लोगों को देता है, विभिन्न प्रकार के रोजगार देता है, और उन रोजगार के लिए उसके अंदर अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग का होना नितांत आवश्यक है। तो इस तरीके से सेवा क्षेत्र की वजह से मानव पूंजी निर्माण जो है वो और अधिक समृद्ध होता जा रहा है। अगला है आधारभूत संरचनाओं का विकास। आधारभूत संरचनाओं का तात्पर्य क्या है? यह वो सुविधाएं हैं जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र को दी जाती हैं, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों का बहुत अधिक विकास होता है। अब ये सुविधाएं क्या हैं? इन सुविधाओं के अंतर्गत हम अच्छे रोड्स, अच्छी ब्रिजेस, अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य संगठन, हॉस्पिटल्स अच्छे, बैंकिंग सुविधाएं, संचार की सुविधाएं,
ये सब एनर्जी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो जिस देश में आधारभूत संरचना जितनी अच्छी, जितनी उन्नत होगी, वह देश उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा, उस देश में उतने ही रोज़गार के संसाधन और अधिक पनपेंगे। अगला इसका रोल है कि त्वरित आर्थिक विकास। जैसे जैसे हम ये देखते हैं कि सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, रोज़गार के नए नए अवसर आ रहे हैं, मानव पूंजी निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों से देखने में क्या होता है कि धीरे धीरे ये पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है। आज भारत विकासशील देशों की श्रेणी में है। यदि इसी गति से भारत अगर विकास करता रहेगा तो वो एक दिन विकसित देशों की श्रेणी में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेवा क्षेत्र की एक झलक दिखाई है, जिसमें दिखाया है कि विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर जनता को मिल रहे हैं, व्यक्तियों को मिल रहे हैं, और देश का त्वरित विकास हो रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं और देश का विकास हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। वो दो भाग क्या हैं? पहला है सरकारी सेवा और दूसरा है गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा क्या होती है? जब सरकार के द्वारा जनता को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाते हैं तो उसे हम सरकारी सेवा कहते हैं। इसमें सरकार ही उनको सैलरी देती है, उन रोज़गार के अवसरों को क्रिएट करने का कार्य सरकार का होता है। सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी एंटरप्राइजेस, उद्यम, इनमें जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें हम सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरी तरफ निजी व्यक्तियों के द्वारा जो संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं और रोज़गार जनता को दिया जाता है, वह आपके गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सरकारी इंस्टीट्यूशंस की। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में हम किस किस प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं? तो जैसे सैन्य सेवा है ना, इसमें आपका एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, ये सारी जो सेवाएं हैं ये पूर्णतः सरकारी हैं। कभी आपने नाम सुना है कि इंडिया में कोई प्राइवेट मिलिट्री फोर्स है या प्राइवेट एयर फोर्स है? ऐसा नहीं है, वो पूर्णतः आपका सरकारी क्षेत्र ही है। ठीक है। फिर आता है रेल सेवा, रेलवेज। इंडिया में जो रेलवेज है वो भी आपका सरकारी क्षेत्र में है, सरकार ही उसको कंट्रोल करती है और उसको रन कर रही है। तो उसमें रेलवेज में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगला आता है वायुयान सेवा, एयरवेज, है ना। एयरवेज से रिलेटेड, जिसमें आपकी यात्रियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाना, वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाना, ये सेवा भी सरकारी सेवा के अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य सेवाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र आपस में समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपकी वित्त सेवा, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, अनुसूचित बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है ना, ये सब बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा ये भी सरकारी क्षेत्र में आता है। ठीक है। लेकिन एक एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स भी हैं या प्राइवेट बैंक्स भी हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में आपकी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं। अगला आता है शिक्षा सेवा। स्कूल्स की बात अगर हम करें तो शिक्षा में भी आपके सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी स्कूल भी होते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरकारी क्षेत्र अगर हम सेवा क्षेत्र को मोटे रूप से दो भागों में बांटे तो एक सरकारी हुआ और दूसरा गैर सरकारी। तो सरकारी में इस तरह की सेवाओं को हम देखते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं गैर सरकारी सेवा क्षेत्र की। इसमें क्या क्या आता है? जैसे बैंकिंग सेवा, अभी हमने इसकी चर्चा की कि हमारे पास गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, एट द सेम टाइम प्राइवेट बैंक्स भी हैं, जैसे HDFC बैंक, या आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ICICI बैंक। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम दूरसंचार सेवा। दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशंस। इसके अंदर आपका एयरटेल है, ठीक है, जिससे आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो सारी सेवाएं आपकी प्राइवेट सेक्टर में हैं। BSNL जो है वो जो है गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है इसी क्षेत्र में, जो दूरसंचार के क्षेत्र में कार्य करता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके जो टेलीकम्युनिकेशन में जो कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी आपकी निजी क्षेत्र की हैं, जैसे आपका एयरटेल है, रिलायंस है, यूनिनॉर एक्सेट्रा।
आगे आता है यातायात सेवा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी आपका प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे आपके प्राइवेट बसेस चलती हैं, ठीक है, प्राइवेट एयरवेज भी हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा की। तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास में, ठीक है। तो आपके हॉस्पिटल्स भी, स्वास्थ्य सेवा भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार की पाई जाती है। शिक्षा सेवा, वही चीज़ शिक्षा सेवा में भी आती है। गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं या गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं और आपके प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी पाए जाते हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। और स्वरोजगार सेवाएं, इसके अलावा निजी क्षेत्र में बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत तरह की सेवाएं चल रही हैं, प्रचलित हैं, जिससे अन्य लोगों को रोज़गार दिया जाता है। तो कुल मिला के मोटे तौर पे हमने अभी क्या जाना कि सेवा क्षेत्र की इम्पॉर्टेंस क्या है या सेवा क्षेत्र का रोल क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और सेवा क्षेत्र को हम किन दो भागों में बांट सकते हैं। ये आपके सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा है। अब हम सेवा क्षेत्र के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सेवा क्षेत्र का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार प्राप्ति में इसका महत्व सर्वाधिक है। सेवाओं को और रोजगार को, यानी कि सेवा क्षेत्र और रोजगार दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर इसी बात को हमें एक उदाहरण की सहायता से समझना है तो एक एग्जाम्पल है कि एक किसान खेती करता है और वो चावल या धान की खेती करता है और चावल उपजाता है। अब अगर वो चावल को, जो उसने धान उपजाया है, या तो दो तरीके हैं, या तो वो उसको किसी मध्यस्थ के माध्यम से या किसी व्यापारी को, ट्रेडर को बेच दे और वो उसकी खेती जो उपज है उसको ले ले और फिर उसे बाज़ार में बेचे। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि वही किसान जो धान उपजा रहा है उस धान को वो पहले क्या करे, उसको पूरा अच्छे से साफ़ करे, उसको 1-1 किलो या 5-5 किलो के पैकेट्स में उसको तरीके से पैकेजिंग के साथ पैक करे और फिर उसके बाद वो आगे उसकी मार्केटिंग करे। तो यदि अगर वो दूसरा तरीका अपनाता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे शुरू से लेके, मतलब प्रारंभ से लेके जो उसको सेल कर रहा है मार्केटिंग तक, यानी कि फार्मिंग से लेके मार्केटिंग तक उसको रोज़गार मिल जाएगा। तो ये देखने में आता है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपनी उपज में जितनी गुणवत्ता ऐड करता जाता है, जितनी वैल्यू वो ऐड करता जाएगा, उससे मिलने वाला मुनाफा या प्रॉफिट उसका उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यदि वह किसान अपने उपजाए हुई फसल को किसी व्यापारी को देता है और व्यापारी आगे जाके बेचता है, तो ऐसी स्थिति में उस किसान को उस फसल का जो मूल्य मिलेगा वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। लेकिन यदि वही किसान अगर उस फसल को प्रोसेसिंग करता है, उसको साफ़ करवाता है, उसको पैकेट में बंद करता है और उसके बाद उसको बेचता है, तो ऐसे में वो अन्य लोगों को रोज़गार भी दे पाएगा। उसके परिवार के अन्य लोग भी हो सकते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, उसके जानकार हो सकते हैं, जिन्हें इस प्रोसेस में रोज़गार मिलेगा। और एट द सेम टाइम क्या होगा, उसकी उस फसल में जो उसने वैल्यू ऐड की है पैकेजिंग के माध्यम से, उसकी वजह से उसको उसका मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी दक्षता का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को और अधिक बढ़ा पाता है। और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे सेवा क्षेत्र का विकास होता जाता है, वैसे वैसे रोज़गार का भी विकास होता जाता है। रोज़गार के नए नए अवसर लोगों को मिलने लगते हैं। और अगर व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे दिया जाए, है ना, अगर उनको हम ट्रेनिंग दे दें कि आपको अपने कार्य को और बेहतर तरीके से किस प्रकार से करना है, तो ऐसी स्थिति में उनकी आमदनी और अधिक बढ़ जाती है। तो हमने ये देखा कि अगर हम सेवा क्षेत्र के महत्व की बात करें तो अब तक हुई बातों से दो बातें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं। सबसे पहला कि जब कोई भी व्यक्ति अपने उत्पादन में अपने श्रम एवं दक्षता के कारण गुणवत्ता को बढ़ा देता है, तो ऐसी स्थिति में उसका वह अन्य लोगों को तो रोज़गार देता ही है, प्लस अपनी ही वस्तु की कीमत को और अधिक बढ़ा देता है। तो इस तरीके से हमने ये पाया कि जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई वो क्या थी। पहली इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उत्पादन क्रम में
उत्पादन क्रम में दक्षता एवं प्रशिक्षण द्वारा रोजगार के नए अवसर या रोजगार का सृजन होता है, नए अवसरों का सृजन होता है। और दूसरा होता है कि जो उत्पादित माल है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाने से हमें उसकी कीमत ज़्यादा मिलने लगती है। तो उत्पादित माल की गुणवत्ता बढ़ने से ऊंची कीमत प्राप्त होती है, ऊंची कीमत प्राप्त होती है। अब इसी बात को हमने अभी एक किसान के द्वारा उपजाए जाने वाले चावल के एग्जाम्पल से समझा था। अगर इसी बात के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक टेलर है या कि एक महिला है जिसने एक अपना छोटे मोटे वो कपड़े सिलती है, उसने कपड़े सिलने का काम शुरू किया। वो अपने ही मोहल्ले की औरतों के लिए ड्रेसेस सिलती है। अब तक क्या हो रहा था कि उसके पास जो भी महिला आती थी अपना ड्रेस सिलवाने के लिए, वो खाली उन्हीं के लिए ड्रेस सिलती थी। अब उस महिला ने सोचा कि क्यों नहीं इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि इतने मात्र से उसको जो इनकम होती थी वो बहुत कम होती थी। तो उसने क्या किया कि अपने नीचे 2-3 महिलाओं को जिनको सिलाई करना, नॉमिनल सिलाई करना आता था, उनको उसने रख दिया और सिलाई मशीन दे दी। और उसने क्या किया, ड्रेस मटेरियल्स खरीदे, कपड़े, और उन कपड़ों से उसने कटिंग की। और कटिंग करके, क्योंकि जिन महिलाओं को उसने रखा था वो उतनी ट्रेंड नहीं थी कि वो बहुत बढ़िया से उस ड्रेस की कटिंग करके उसको फिर सिल सकें, तो उस जिस महिला का वो दुकान थी टेलरिंग की, उस महिला ने उसकी कटिंग की कपड़े की और वो उसने बाकी महिलाओं को वो उसने सूट देती चली गई कि आप इसको स्टिच करके रखो, सिर्फ आपको स्टिच करना है, कटिंग करके मैं दूंगी। इससे क्या हुआ कि फटाफट उसका काम जो है, वो जो पहले वो सारा काम खुद करती थी, कटिंग भी खुद करती थी, उसको सिलती भी थी, उसके बाद की भी जो प्रोसेसिंग होती थी सब खुद करती थी, लेकिन अभी वो सब काम करने के लिए उसको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया और उसका काम तेज़ी से होने लगा। और उन सिले हुए सूट्स को उसने बेचना शुरू किया। ठीक है, तो जो ग्राहक अपने कपड़े वहाँ सिलवाने आते थे, तो आने के, क्योंकि ग्राहक तो उसकी दुकान में आ ही रहे थे, तो वो जब वहाँ आते थे और वो जब देखते थे कि उसके पास में इतने अच्छे अच्छे उसने सूट्स स्टिच करके रखे हैं, तो वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और उन्होंने सोचा कि हम जाके जो खुद खरीदते हैं, एक बार बाज़ार जाते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, उसके बाद सिलने के लिए देते हैं, ये एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उससे बेहतर अगर हमें यहीं पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े सिले सिलाए मिल जा रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब चूंकि वो टेलर की ही शॉप है, तो वो वहाँ पे क्या है, उसको ऑल्टर, अगर आपके उसके साइज़ से थोड़ा छोटा या बड़ा था तो उसको वो ऑल्टर करके उसको दे देती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उस महिला ने एक अपनी दुकान से स्वयं, जो पहले वो अकेले काम कर रही थी, अब उसने अपनी आमदनी को तो बढ़ाया ही, अपने साथ साथ अपने नीचे 2-3 जो उसने महिलाओं को सिलने के लिए रखा, उन लोगों को भी इनकम मिलने लगी। तो इस तरीके से क्या देखा हमने कि उत्पादन क्रम में सर्विसेज भी एक तरीके का, आपका जो टेलरिंग है ये आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका सूट्स जो बना रही है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिव वर्क है, उस क्रम में उसने अपनी दक्षता और अपना प्रशिक्षण जो उसने सीखा था उसका इस्तेमाल किया और रोज़गार का सृजन किया और महिलाओं को रोज़गार उसने दिया। और इसके साथ साथ उत्पादित माल जो वो ड्रेस बना रही है, उस माल की गुणवत्ता बढ़ा दी उसने। अब उसने रेडीमेड सूट्स देने शुरू किए, जिसकी वजह से अब वो ऊंची कीमत प्राप्त कर पा रही है। तो कुल मिला के हमने देखा कि जैसे जैसे हम सेवा क्षेत्र का विकास करते चले जाते हैं, वैसे वैसे रोज़गार का भी विकास होता जाता है, रोज़गार के नए नए आयाम सामने आते रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न रोजगार योजनाओं के बारे में, क्योंकि सरकार भी
रोज़गार देने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती आ रही हैं, क्योंकि गरीबी और बेरोज़गारी ये दोनों ही बहुत ही प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही गंभीर समस्याएं होती हैं। और इस गरीबी नामक आर्थिक समस्या को दूर करने का एक ही उपाय है कि रोज़गार का अधिक से अधिक सृजन कर दिया जाए। इसलिए अभी हम विभिन्न योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1978 में की गई थी और इस प्रोग्राम को चलाने का उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना, स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित करना ताकि वह स्वरोजगार के माध्यम से अपने खुद का कोई काम धंधा शुरू करें और अपनी गरीबी की स्थिति को सुधार सकें। तो ये स्वरोजगार के लिए क्या क्या उपाय वो कर सकते हैं या क्या क्या उनको सुविधाएं दी गई, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी, कुटीर उद्योगों के माध्यम से कृषि पर जनसंख्या के भारी बोझ को कम करना। प्रायः ये देखा जाता है कि ग्रामीण इलाके में या ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या है वह रोज़गार के लिए कृषि पर निर्भर करती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ कृषि पर आधारित होते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इनकम बहुत कम हो जाती है। तो इस वजह से यदि और प्रत्यक्ष रूप से देखने से तो लगता है कि हमारी 50% 60% पॉपुलेशन जो है वो कृषि में लगी हुई है या कृषि उनको रोज़गार दे रही है, लेकिन यदि उसमें से हम कुछ लोगों को 10% 15% लोगों को अगर रोज़गार से हटा भी देते हैं तो भी उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे ये पता चलता है कि कृषि में जो है छिपी बेरोज़गारी पाई जाती है। तो इसको दूर करने का उपाय है कि कृषि के पैरेलल अन्य कुटीर उद्योग धंधे शुरू किए जाएं। तो उन्हीं सब के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई और स्थानीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए। जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जिस भी ग्राम में योजना ये चल रही है उसमें जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारिक संरचना है, उसका इस्तेमाल करके रोज़गार के नए अवसर दिए जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी योजना की। इस योजना का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च हुई या शुरू की गई। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। IRDP प्रोग्राम की तरह इस योजना का भी उद्देश्य था कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे छोटे छोटे जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको शुरू किया जाए और भारी संख्या में, यानी उनका नंबर ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में खोले जाएं, अर्थात ज़्यादा मात्रा में रोज़गार का सृजन किया जाए। फिर इसमें 6 योजना का विलय हुआ। इससे पूर्व 6 योजनाएं चल रही थी। इन 6 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया या इनका विलय कर दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। तो वो 6 योजनाएं जो पूर्व में चल रही थी उनके बारे में उनका नाम हम देखेंगे। जैसे पहली योजना समन्वित ग्राम विकास योजना, यही योजना जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा ऊपर। इस योजना का भी जो मर्जर है या इसको विलय कर दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। दूसरी योजना थी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट में ट्राइसन कहते हैं। इस कार्यक्रम या इस योजना का भी विलय कर दिया गया। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी युवक थे उनको स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उनको ट्रेन किया जाता था कि वह अपना स्वयं का कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर सकें। तो इस योजना को भी सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में जोड़ दिया। अगली है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट में ड्वाक्रा कहते हैं। इस योजना को भी विलय हमने या सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किया। ड्वाक्रा में क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी महिलाएं या बच्चे थे उनके विकास पर ध्यान दिया जाता था। आंगनवाड़ी इत्यादि के माध्यम से उनका डेवलपमेंट किया जाता था। फिर है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत
औजारों की किट की आपूर्ति कार्यक्रम। ये कार्यक्रम क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी छोटे मोटे कारीगर थे जो अपना छोटा मोटा काम करते थे, जैसे टोकरी बनाना है या कोई आर्टिस्ट है, कोई मूर्ति बनाता है, दस्तकारी करता है, तो इनको सरकार जो है किट प्रोवाइड करती थी उपकरणों की, ताकि इन उपकरणों बेहतर उपकरण उनको उपलब्ध किए जाते थे ताकि वह इन उपकरणों की कमी के कारण अपना प्रोडक्शन रोके नहीं, अपने कार्य को करते रहें। अगला था गंगा कल्याण योजना। इस योजना को भी इसी योजना में मर्जर कर दिया गया। और 10 लाख कुओं की योजना, इस योजना को भी जोड़ दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। तो हमने देखा कि यह योजना अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत योजना थी जिसमें पूर्व में चल रही 6 योजनाओं को जोड़ दिया गया। अब हम अगली योजना जवाहर रोजगार योजना के बारे में चर्चा करेंगे। यह योजना 1 अप्रैल 1989 को लॉन्च हुई या शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साल में 90 से 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। लाभार्थी के रूप में हर ग्रामीण को शामिल करने की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थानों को दी गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि जो लोकल बॉडी हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोज़गार उपलब्ध कराएं। और इस योजना में, जवाहर रोज़गार योजना में, पहले से चली आ रही 2 योजनाओं को विलय कर दिया गया या उन 2 योजनाओं को जोड़ा गया। पहली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, जो 1980 में स्टार्ट हुई थी। इस योजना को जोड़ दिया गया जवाहर रोजगार योजना में। दूसरी योजना चल रही थी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP। यह योजना 1983 में शुरू हुई थी। इन दोनों योजनाओं को जोड़ दिया गया जवाहर रोजगार योजना में और इस योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया और यह अप्रैल 1999 में किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरी अन्य योजना की जिसका नाम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2001 में हुआ, 2001 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गरीबों को, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीब थे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाभकारी रोजगार देना, ऐसा रोजगार देना जो लाभकारी हो, यानी उनको जो इनकम होती है उस इनकम का कुछ भाग उनके पास बचे। गरीबों हित के लिए या गरीबों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा का प्रावधान किया गया, उनको पोषण भी मिल सके और सुरक्षा मिले, इस बात का भी ध्यान रखा गया। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना में भी 2 योजनाओं को जोड़ा गया। वह 2 योजनाएं हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, यानी कि ये इस योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जोड़ दिया गया, और एक योजना चल रही थी रोजगार आश्वासन योजना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। इस योजना को भी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जोड़ दिया गया। काम के बदले अनाज योजना, इस योजना का प्रारंभ नवंबर 2004 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य था रोजगार सृजन करना और आवश्यकता आधारित आर्थिक निर्माण के माध्यम से अन्न भी उपलब्ध कराना। यानी इसमें सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया जाता था, इसमें कुछ % आपको कैश में वेजेस दी जाती थी, मजदूरी दी जाती थी, और कुछ भाग इसमें अन्न के रूप में दिया जाता था, ठीक है। इसीलिए इस योजना का नाम भी है काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज देने का पर्पस था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मजदूर हुआ करते थे उनको पोषण प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता था, तो उनको पोषण न्यूट्रिशन देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई। इसके बाद
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया। यह अधिनियम 2005 में आया, लेकिन यह लागू हुआ, जब इसको एक्चुअल में लॉन्च किया गया वो फरवरी 2006 में लागू किया गया। और सबसे पहले यह आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर में इसकी शुरुआत की गई। बाद में शुरू में इसकी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में और कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को, जिसे हम नरेगा के नाम से शॉर्ट में जानते थे, इस योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। उसके बाद अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदला नहीं गया, बेसिकली इसके आगे महात्मा गांधी का नाम ऐड कर दिया गया, महात्मा गांधी जी का नाम ऐड कर दिया गया। तो इस योजना का नाम हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। मनरेगा में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो पहले चल रही थी, जिसे SGRY के नाम से जानते हैं, और दूसरी योजना काम के बदले अनाज योजना, तो काम के बदले अनाज योजना को भी जोड़ दिया गया। मनरेगा की कुछ विशेषताएं क्या हैं या मनरेगा में किन चीज़ों को शामिल किया गया। सबसे पहला कि मनरेगा जो योजना या ये जो एक्ट बना, यह अधिकार आधारित ढांचा था, यानी कि इसमें जो रोज़गार दिया जाता है उसके पीछे वैधानिक सुरक्षा दी गई, यानी कि इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाता है उसे 15 दिन के अंदर रोज़गार देना सरकार की जवाबदेही बन जाती है। यदि सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है तो उसे बेरोज़गारी भत्ता देना होता है, उस व्यक्ति को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, और वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए रोज़गार दिया जाता है। अगला है रोज़गार की समयबद्ध गारंटी। ये भी इसकी एक विशेषता है। समयबद्ध गारंटी है कि वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोज़गार उस व्यक्ति को, ग्रामीण परिवार के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार अवश्य दिया जाएगा, और यह रोज़गार रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर अगर नहीं दिया जाता तो बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। श्रम गहन कार्य, इस योजना में जो कार्य किए जाते हैं वो श्रम गहन या लेबर इंटेंसिव होते हैं, ठीक है। वेजेस दी जाती हैं, उनसे मजदूरी करवाई जाती है, उसके बदले इनको वेजेस दी जाती हैं। अगला महिला सशक्तिकरण, इस योजना का फ़ायदा महिलाओं को भी भारी मात्रा में दिया जाता है। इसका 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो मनरेगा जो है वो महिला सशक्तिकरण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। वर्तमान में यह बहुत ही भारत की सबसे वृहद योजना है जो रोज़गार उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया। यह मिशन को बनाने का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें समाज एक्सेप्ट नहीं करता है ना, उनको स्वीकारता नहीं है, मुख्य धारा में उन्हें अपने साथ जोड़ता नहीं है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और ये किस तरीके से किया जा सकता था? स्वयं सहायता समूह के जरिए उनका विकास करना। स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसकी चर्चा हमने अपने पहले के चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाओं में किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, तो उनके माध्यम से विकास किया जा रहा है। छोटे छोटे समूह 15 से 20 लोग व्यक्ति मिलकर छोटे छोटे समूह बनाते हैं, विशेषकर महिलाएं, जिससे महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है और महिलाएं भी मेन स्ट्रीम से जुड़ पा रही हैं, उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। बिहार में यह जीविका नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से जो हमारे स्वयं सहायता समूह है वह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोज़गार देने और स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम सरकार समय समय पर बना रही है
जिससे कि लोगों को अधिक मात्रा में रोज़गार दिया जा सके। विभिन्न योजनाओं को जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में क्या कार्य करता है, या भारत का विश्व में क्या योगदान है सेवा क्षेत्र में। तो भारतीय श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान है। विदेशों में भारतीय अपनी दक्षता का परिचय हमेशा से देते रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। पहले जनसंख्या वृद्धि को अभिशाप माना जाता था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसके हिसाब से रिसोर्सेज जो हैं वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाते जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती है, जिस वजह से हमारी बहुत सारी हमको समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अभी जनसंख्या को अभिशाप ना मानकर बल्कि उसको एक तरीके का बून माना जा रहा है, वरदान माना जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसमें अगर हम इन्वेस्ट करें और मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित कर दें तो यही जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत विश्व का अग्रणी युवा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन में यहाँ की जनसंख्या में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और अभी भारत ने 1991 से LPG पॉलिसी को अपनाया। LPG पॉलिसी का तात्पर्य है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। इन नीतियों के कारण भारत का आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और भारत विश्व के अन्य देशों के साथ में भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। उदारीकरण की वजह से सेवा क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, या सेवा क्षेत्र का विकास होता चला जा रहा है। पहले उदारीकरण की प्रक्रिया से पूर्व हमारे देश में बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ थीं उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रखा हुआ था, या इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए या किसी भी नए उद्यम को शुरू करने के लिए बहुत लेंदी पेपर वर्क करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना एंड बहुत एक हैज़ार्ड प्रोसेस होता था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने के बाद बहुत सारी लाइसेंस पद्धति को सरकार ने बहुत सरल बना दिया है और वर्तमान में 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर अन्य इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाकर इंडस्ट्रीज़ शुरू की जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो ये सरकार ने नीतियों में जो सरलीकरण या उदारीकरण लाया है, इससे सेवा क्षेत्र का या रोज़गार के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इसका लाभ केवल भारत को ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी मिल रहा है। लगभग विश्व के सभी देशों में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और वैश्वीकरण ने तो पूरे विश्व को एक बाज़ार के रूप में ही बदल दिया है। अब बाज़ार का तात्पर्य केवल एक लोकल मार्केट प्लेस से ही नहीं है बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व ही एक बाज़ार के रूप में पनप कर आया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जन्म दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तात्पर्य क्या है? ऐसी कंपनीज जिनका व्यापार बहुत सारे देशों के साथ होता है। बहुत सारे देशों में ये कंपनीज अपना स्टार्टअप करती हैं, मतलब अपनी वर्कशॉप्स लगाती हैं और कार्य करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना विभिन्न देशों में जो भी व्यवसाय शुरू करती हैं उसको करने से पूर्व वह यह देखती हैं कि किस देश में उन्हें सस्ता श्रम मिल रहा है, सस्ती पूंजी, सस्ते संसाधन, जिससे उनकी लागत कम आए और उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इस पद्धति को बढ़ाया है। भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ का जो श्रम है वो अन्य देशों की तुलना में कंपैरेटिवली यहाँ पर सस्ता है, जिस वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ पर अपना व्यवसाय शुरू करने में कॉस्ट कम आती है। और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोती के माध्यम से भी कार्य करती हैं। आउटसोर्सिंग को हम समझने के लिए अगर कोई भी कंपनी अपनी कुछ नियमित सेवाएं खुद ना करके अन्य किसी छोटी कंपनी के माध्यम से करवाए तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग का काम कोई कंपनी खुद ना करके अपनी किसी छोटी कंपनी किसी दूसरी अन्य कंपनी को ये ऑर्डर दे कि आप मेरे सारे रिकॉर्ड्स को देखेंगे, या कोई कंपनी है वो अपना जितना वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कार्य किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया भी वैश्वीकरण के माध्यम से ही शुरू हुई।
और सस्ते श्रम वाले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता चला जा रहा है, जिसको देखने में प्रायः ये देखा जाता है कि जिस देश में जितना सस्ता श्रम बल मिलता है उस देश में सेवा क्षेत्र का विकास और ज़्यादा तेज़ी से होता है। भारत में भी सेवा क्षेत्र का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बीपीओस खोले जा रहे हैं भारत में। बीपीओस का तात्पर्य है वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस। इसमें, या इसे हम कॉल सेंटर्स भी कहते हैं, इसमें कॉल्स के माध्यम से विभिन्न देशों के जो ग्राहक होते हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाता है या लेन देन किया जाता है। इसमें रिकॉर्ड कीपिंग है, अकाउंटिंग है, बैंकिंग सर्विसेज, रेलवे इंक्वायरीज़ हैं, या मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी छोटी इंक्वायरीज़, फैसिलिटीज़ हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया की बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियों के माध्यम से, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या विदेशों की, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो देश इन छोटी छोटी कंपनियों के माध्यम से अपने ये सारे कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि भारत का सेवा क्षेत्र लगातार वृद्धि करता चला जा रहा है और पूरे विश्व में यहाँ की मानव पूंजी की पहचान बन रही है। अब हम बात करेंगे कि जो मानव पूंजी निर्माण होता है उस प्रक्रिया में या सेवा क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में आधारभूत संरचना का क्या योगदान होता है। अब हम सेवा क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं या आधारभूत संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, या सेवा क्षेत्र का या बुनियादी सुविधाओं का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ता है, इसको जानेंगे। बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत संरचना किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होती है। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को खड़े रहने का संबल या सहारा देती है, उसी प्रकार किसी भी देश की आधारभूत संरचना उस देश की अर्थव्यवस्था को खड़े रहने का सहारा प्रदान करती है। इस आधारिक संरचना के माध्यम से वह देश तेजी से विकास करता है। जितने भी विकसित देश हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, इन सभी देशों की जो आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अधिक डेवलप है, जिसके कारण वहाँ पर सेवा क्षेत्र का विकास या रोज़गार का विकास तेज़ी से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं या ऐसे स्टेट्स जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अच्छा हुआ है, जैसे कि कर्नाटक, बेंगलोर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इन सभी सिटीज़ में चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसलिए वहाँ सेवा क्षेत्र का विकास बहुत अधिक हुआ है या रोज़गार के वहाँ संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीमारू स्टेट्स की बात करें, यानी कि ऐसे स्टेट्स जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विकसित नहीं हुआ है, वहाँ सेवा क्षेत्र का विकास कम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या और इनको किस टाइप, इसके प्रकार क्या हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो हमारी जो आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक आधारभूत ढांचा और दूसरा है गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। आर्थिक आधारभूत ढांचे को हम पहले देखेंगे। इसके अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं? वित्त यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज को हम आर्थिक आधारभूत ढांचे में शामिल करते हैं। किसी भी देश को यदि फाइनेंस समय पर मिलता रहेगा तो वह देश तरक्की करेगा, या जिस भी उद्योग को अगर फाइनेंस की ज़रूरत है, जिस समय उसे ज़रूरत है, अगर उसी समय उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो नेचुरली वो डेवलप करेगा। तो वित्त में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, इसमें आपका पूरा बैंकिंग क्षेत्र आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर आता है, बीमा क्षेत्र आएगा, इंश्योरेंस आएगा और अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको भी हम, जैसे IDBI है, इन सबको इसमें शामिल करेंगे। दूसरा है ऊर्जा। ऊर्जा में हम नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दोनों की बात करते हैं। जैसे कोयला है, विद्युत है, तेल, पेट्रोलियम, गैस या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। ठीक
ठीक है, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में इन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मात्रा में किया जा रहा है। अगला है यातायात। यातायात के अंतर्गत रेलवेज, रोडवेज, सड़कें, वायुयान, एयरवेज और जलयान या वाटरवेज आते हैं। क्योंकि अगर उत्पादन हो जाएगा तो उस उत्पादन को ग्राहकों तक पहुंचाना या वर्कशॉप से या खेतों से उत्पादित माल को वेयर हाउसेस तक पहुंचाना या दूसरे राज्यों तक पहुंचाना, ग्राहकों तक पहुंचाना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। संचार के अंतर्गत हम डाक, टेलीफोन, टेलीसंचार, मीडिया, इन सब को शामिल करते हैं। तो हमने ये देखा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ की आर्थिक आधारभूत ढांचे या संरचना का जो रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस देश में बैंकिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी होंगी, एनर्जी रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। अगर किसी कंपनी में एनर्जी ही नहीं आ रही है, बिजली ही नहीं आ रही है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लग गए लेकिन एनर्जी सप्लाई टाइमली नहीं हो रही है, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, ऐसे में लॉस होगा। तो एनर्जी सप्लाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यातायात बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन होने के बाद अब रॉ मटेरियल अगर कंपनी को चाहिए तो रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और उत्पादित माल को बाज़ारों, मंडियों तक पहुंचाने के लिए, ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए भी हमें यातायात या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो केवल एक छोटे एरिया में ही नहीं, इंटरस्टेट्स होते हैं, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं। उन सब के लिए हमें यातायात के संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। फिर संचार की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जिस देश की आर्थिक आधारिक संरचना अगर डेवलप्ड होगी तो वह देश निश्चित रूप से विकसित होगा और सेवा क्षेत्र वहाँ डेवलप करेगा। इन सब क्षेत्रों के माध्यम से रोज़गार मिलते हैं लोगों को, ठीक है। आगे आता है गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। गैर आर्थिक जिसमें ये नॉन इकोनॉमिकल है, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है नागरिक सेवाएं और तीसरा है स्वास्थ्य। मानव को मानव पूंजी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के अंदर विभिन्न कुशलताएं डेवलप होती हैं, विभिन्न स्किल्स डेवलप होती हैं, जिसके माध्यम से वो उत्पादकीय बनता है, ठीक है, मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित होता है। तो शिक्षा में आपकी अनौपचारिक शिक्षा आती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, फिर प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, जो आपकी क्लास 5 तक है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो 6 to 10 तक चलती है, फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो आपकी 11-12 हो गया, और उच्च शिक्षा अबव 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और तकनीकी शिक्षा यानी वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन देना। उसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य की। जिस तरह से शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मानव के लिए स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरे व्यक्ति के लिए या देश के लिए कुछ कर पाएंगे। स्वयं अपने लिए भी हम तभी कुछ कर पाते हैं जब हम शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं। तो इसमें आपको स्वास्थ्य सेवाएं, विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का विकास कैसा है देश में, अच्छे अस्पताल हैं होने चाहिए, अस्पताल के माध्यम से रोज़गार मिलता है लोगों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सरकार के द्वारा खोले जाते हैं, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स बनाए जाते हैं बहुत सारे। तो इन सब के माध्यम से भी व्यक्तियों को रोज़गार की प्राप्ति होती है। अगला है नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाओं के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? स्वच्छता, साफ सफाई, सिविक सेंस, सामाजिक चेतना, लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कोई नई विचारधारा अगर आती है या कोई नव प्रवर्तन होता है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार होने चाहिए। अगर वो उस चीज़ को स्वीकारेंगे नहीं तो वह चीज़ प्रचलन में नहीं आ पाएगी। तो कुल मिलाकर किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं या जो आधारभूत ढांचा है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।